नमस्ते। ओम शांति। जय भारत। मैं राकेश नेरोत्रा, लेखक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, अपने श्रोता बंधुओं का हृदय से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर मैं आपके समक्ष अपना नया लेख प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका की शीर्षक है प्राकृतिक सुंदरता एवं स्वस्थ पर्यावरण। आशा करता हूं यह आपके मानस पटल पर छाप अवश्य छोड़ेगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब कर अपना प्यार व स्नेह अवश्य प्रदान करेंगे। यह सर्वविदित है कि भारतीय संस्कृति के मूल में पर्यावरण संरक्षण की भावना निहित है। हमारे पूर्वज प्राकृतिक संपदा का मूल्य भली भांति समझते थे, इसीलिए हमेशा वे पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहते थे। पर्यावरण के तत्वों जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, वनस्पति आदि के प्रति हमारे ग्रंथों व हमारी लोक संस्कृति में उनकी असीम श्रद्धा का भाव परिलक्षित होता है। इनके द्वारा प्रत्येक मांगलिक कार्यों में बांस व केले के तने व पत्तों से बना मंडप, आम की लकड़ी, पान, सुपारी, अक्षत, हल्दी, लौंग, जायफल, नारियल, गाय का गोबर, सूप, मिट्टी के सकोरे आदि का प्रयोग किया जाता था। कैसी सुंदर कामना रही होगी उनकी कि इसी के द्वारा सब मांगलिक वस्तुओं का मूल प्राकृतिक स्रोत जीवित रहे। पर्यावरण का अर्थ है कि हमारे चारों ओर घिरा हुआ एक ऐसा आवरण जो सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है। प्रारंभ में इसी सहजीवी संबंध की सहजता से दुनिया में चारों तरफ खुशहाली एवं हरियाली विद्यमान थी, और जनसंख्या के 2/3 हिस्से का भरण पोषण भी इन्हीं के द्वारा होता था। जल, अन्न, औषधि व प्राकृतिक सौंदर्य जैसे अनेकों उपहार इस पृथ्वी माँ के गर्भ में छिपे हुए हैं। अनेकों जीव जंतु, पशु पक्षी इसकी धरोहर हैं। यही प्राकृतिक संपदा ही हमारे जीवन का आधार भी है। इसीलिए हमारी सनातन भारतीय परंपरा में वृक्षों को देवतुल्य कहा गया है। प्रारंभ में मानव की सीमित आवश्यकताओं व सादगीपूर्ण जीवन शैली के कारण प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग होता था, मगर धीरे धीरे कालांतर में हमारी भौतिकतावादी प्रवृत्ति, महत्वाकांक्षा व लोलुपता के कारण इसका ह्रास होने लगा। फिर हमने पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हुए विकास की अंधी दौड़ लगानी शुरू कर दी। चारों तरफ औद्योगिकरण पर जोर देना आरंभ कर दिया। फलस्वरूप जीवन रक्षक वृक्षों, वन व जंगलों की अधाधुंध कटाई आरंभ कर उनको काट डाला, रौंद डाला। धीरे धीरे प्रकृति के साथ ऐसा क्रूर मजाक करते करते पर्यावरण के सारे तोहफे हमने नष्ट कर दिए। यही सिलसिला दिनों दिन बढ़ते बढ़ते हमारे सारे प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो गए तथा पर्यावरण संतुलन बिगाड़ने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ हम धरती माँ को अपनी माता भी कहते हैं तथा दूसरी तरफ अपनी तृष्णा भरी लोलुपतापूर्ण जिंदगी यापन के लिए इस धरती माँ का सीना चीरते जाते हैं, उसका सौंदर्य रौंदते चले जाते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार हम प्रतिवर्ष लगभग 3.5 से 7 अरब पेड़ काटते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, यातायात व अन्य संसाधनों के अधाधुंध प्रयोग से भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जित हो रहा है। इससे वायुमंडल दूषित हो रहा है, ओजोन लेयर तक इससे प्रभावित हो रही है। फलस्वरूप प्राणवायु की कमी को पूरा करने के लिए हम एयर प्यूरिफायर लगाने को विवश हो रहे हैं। वनों व जंगलों की अधिक कटाई से हम उससे मिलने वाली फूड चेन को समाप्त करते जा रहे हैं। यदि जंगलों को उजाड़ कर हम वहां के इकोसिस्टम को नष्ट कर शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करना विकास का पैमाना मान रहे हैं, तो हम विकास नहीं विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक भी समय समय पर चेतावनी भी दे रहे हैं कि वनों के खत्म होने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, जिसका दीर्घकालिक प्रभाव जलवायु परिवर्तन के रूप में देखने को मिलता है। लेकिन लोग व अहंकार ने हमें अंधा बना दिया है कि समय समय पर प्रकृति हमें सीमा का अतिक्रमण करने का दंड भी देती है, मगर हमें दिखाई नहीं देता है, और हम समझना नहीं चाहते कि मानव अस्तित्व का मूल आधार प्रकृति एवं पर्यावरण से छेड़छाड़ करना विनाश को दावत देना है। क्योंकि संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने के लिए पर्यावरण में जहरीले तत्वों को हम छोड़ते जाते हैं,
जिससे नदी प्रदूषण से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक संकट सामने आते हैं। वर्तमान समय में पूरी दुनिया जलवायु परिस्थितियों में असमान परिवर्तन व जैव विविधता के भारी नुकसान का सामना कर रही है, जिससे पूरी मानवता पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ हमें महात्मा गांधी जी के शब्दों से प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण हमारा नैतिक कर्तव्य है तथा हमारे पास पूरी जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, मगर जनसंख्या के एक भी व्यक्ति की तृष्णा व लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। हमें इनका उपयोग करते समय अपनी भावी पीढ़ी के भी भविष्य को सुरक्षित रखना होगा। वर्ष 2025 में दुनिया पर्यावरण क्षेत्र में कई बदलावों से गुजर सकती है। यदि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी नहीं की जाती है तो वर्ष 2025 में 1 से 2 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक 10 लाख प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। शुद्ध हवा न मिलने के कारण वायु प्रदूषण से 70 लाख लोग प्रतिवर्ष प्रभावित होकर अपनी जान गंवा देते हैं। साथ ही दुनिया में 1.8 अरब लोग जल संकट से प्रभावित हो सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम किस तरह से परिस्थिति तंत्र को दोबारा अपने प्रयत्न व व्यवहार से वापस ला सकते हैं। इसके लिए हमें हाल की कोरोना महामारी से सबक लेना होगा कि कैसे कम संसाधनों में हम अपना जीवन यापन करके खुशहाल रह सकते हैं तथा पर्यावरण में भी सुधार ला सकते हैं। ऐसे समय में हवाएं शुद्ध हो गई थीं, नदियों का जल निर्मल हो गया था, गंगा माँ का स्वरूप भी निर्मल दिखने लगा था, पृथ्वी पर रक्षा करती ओजोन लेयर में काफी सुधार होता दिखा था। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें, धुआं उगलती फैक्ट्रियां व धूल बिखेरते निर्माण कार्य बंद होने से दूषित होते पर्यावरण का सुधरा हुआ रूप देखने को मिलता था। जीव जंतु भी स्वतंत्रता का अनुभव कर सड़क पर विचरण करते देखे गए थे। अब इसके सुधार के लिए संपूर्ण मानव जाति को पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आना होगा। विशेषकर देश के युवा वर्ग को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। इसके लिए वृक्षारोपण के साथ कचरा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध अवश्य लगाना होगा। साथ ही प्राकृतिक संसाधन जल, वायु, जंगल व जानवर के प्रति संवेदनशील बनना होगा। औद्योगिक इकाइयों को जीरो डिस्चार्ज का पालन करवाना होगा, क्योंकि इसके विकराल होते स्वरूप से ओजोन लेयर पर खतरा मंडरा रहा है। मगर प्रकृति व मनुष्य की यह लुका छिपी शाश्वत है तथा चेतना संपन्न मनुष्य पुनः जागृत होकर प्रकृति व पर्यावरण को हरा भरा करने में जुट जाएगा। हमारा भारत देश अपने नीतिगत सुधारों और कार्यक्रमों के माध्यम से इन बदलावों में एक प्रमुख भूमिका निभाते हुए अग्रगणी दिशा में कार्य करने में जुटा हुआ है। अब छोटी छोटी पहल की आवश्यकता है। हमने जिन जंगलों व वनों को काटकर बर्बाद कर दिया है, उनको छोटे छोटे जंगलों का गुलदस्ता बनाकर तैयार करना होगा। चारों तरफ पेड़ पौधे लगाकर हरियाली वापस लानी होगी। इसमें हम जापान की मियावाकी पद्धति से एक ही जगह छोटे छोटे अनेकों पौधे रोपित कर सकते हैं। बिगड़ चुके इकोसिस्टम को दुरुस्त करने के लिए नीम, बरगद, शीशम, पलाश, अर्जुन आदि वृक्षों को रोपित करना होगा। साथ ही बच्चों व युवाओं में पर्यावरण की चेतना जागृत करनी होगी और यह सजगता केवल किताबी कार्रवाई तक सीमित न होकर एक जन आंदोलन रूपी जुनून के रूप में होनी चाहिए। हमारी भारतीय सनातन परंपरा में वृक्षों को देवतुल्य स्थान प्राप्त है, क्योंकि वृक्ष व पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। इनके द्वारा उत्सर्जित प्राणवायु ऑक्सीजन के अलावा उनकी जड़ें, तने, फल, फूल, पत्तियां व लकड़ियां हमारे जीवन यापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वृक्षों की विभिन्न प्रजातियां हमें सघन छाया, अनाज तथा विभिन्न प्रकार की जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुएं प्रदान करती हैं। साथ ही हमारी जनसंख्या के 2/3 हिस्से का जीवन यापन खेती पर ही निर्भर है। अब हम लेख को समाप्त करते हुए यह उद्धृत करना चाहते हैं कि जगत पिता ब्रह्मा जी ने इस सुंदर सृष्टि की संरचना इस उद्देश्य से की थी तथा विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य रूपी आभूषणों से इसे अलंकृत किया था कि यह संपूर्ण मानव जाति के भरण पोषण के लिए उपयोगी बने,
न कि हम इसका मनमाना उपभोग करें। मगर हम लोगों ने अज्ञानतावश पाश्चात्य जगत की विकास की अंधी दौड़ में शामिल होकर इसके सौंदर्य को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फलस्वरूप जो हमारे जीवन रक्षक संसाधन व औषधि गुणों से युक्त वृक्ष धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए। यदि समय रहते अब भी हम नहीं चेते तो इस प्राकृतिक सुंदरता का ह्रास व पर्यावरण क्षरण आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा और जीवन लीला को संचालित करने वाली प्राणवायु व अन्य जीविकोपार्जन के उपलब्ध संसाधन धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर चले जाएंगे और यह पूरी धरती विनाश लीला की तरफ बढ़ जाएगी। मगर अब हमारी मानव जाति अपनी गलती से सीख लेकर चेतना का अनुभव कर ले तथा इस धरती को पुनः हरा भरा कर दे तो यह हमारे लिए रहने योग्य बनी रहेगी तथा हम अपनी भावी पीढ़ी को इस सुंदर जगत को हस्तांतरित कर पाएंगे। हमें यह साथ में सोचना चाहिए कि यदि हमारे पूर्वजों ने इस धरती के सौंदर्य को हमारे लिए संजो कर न रखा होता तो क्या हम इसका उपयोग कर पाते। समय परिवर्तनशील है, हर बुरे समय के बाद अच्छे दिन आना स्वाभाविक है, अतः प्रकृति व पर्यावरण की अनदेखी कदापि न करें। अब मैं अपने लेख को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूं और आश्वासन देता हूं कि बहुत शीघ्र ही मैं अपना नया लेख आपके समक्ष लेकर उपस्थित रहूंगा। नमस्ते, जय धरती माँ, जय भारत।